हे माय लवलीज़ पार्ट, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो सब लोगों ने चंद्रग्रहण बना लिया। कैसे हो तुम सब लोग? क्या बोलूं मैं, हैप्पी ब्लड मून। वैम्पायर लोग आते होंगे यूरोपियन देश से, सावधान रहना तुम लोग, ठीक है? चलो मजाक बहुत हो गया, आगे स्टोरी में चलते, ठीक है? कल वाला पार्ट, आई मीन की सैटरडे वाला पार्ट, तो मजा ही आया होगा सुनने के बाद। अब आगे चलते, ओके ना? देन लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग फिर से एंटरटेनमेंट राउंड को कंप्लीट करने के साथ ही विंग समझ गया था, नहीं तुम्हारा बेटा कल्याण होके रहेगा, नहीं तुम कुछ भी कर लो, तुम तो गए बाबू, गए तुम, जस्ट लगा ऐसे। फाइनली वो दोनों जब एक दूसरे को हक करे हुए थे तो वांगजी उसे कहता है, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो इस बात से? विंग मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ खुश तो हूँ, होना भी चाहिए मुझे, बट ये थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? वांगजी भी लाइक हाँ करते हुए उसे देखकर कहता, जल्दी हो गया? हमारा बेटा पूरे 8 साल का हो चुका है, अब और कितना जल्दी करना है तुम्हें? तुम्हें नहीं लगता कि उसे अच्छी सी कंपनी मिलनी चाहिए? हाँ, विंग मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ हम अभी अभी तो मिले हैं ना। वांगजी उसके कान में धीरे से कहता है, मुझे पता है, मैं तुम्हारे साथ 1 मंथ तक कुछ नहीं करूंगा, पर उसके बाद मैं नहीं रुकने वाला हूँ। इतना बोल करके और वो वापस से मतलब जो विंग था ना उसके साथ फिर से शुरू हो गया था। विंग भी लाइक नो मुझे छोड़ो, मैं थक गया हूँ, अरे नहीं छोड़ो, हटाओ भी। पर बेचारा विंग, वांगजी लाइक वांगजी नहीं छोड़ वो टाइप्स फिर से शुरू हो गए थे। उसके बाद वो दोनों फिर सो जाते थक हार करके, क्योंकि उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो क्लीन भी करेंगे, नहाएंगे, एंड देन वो भी मॉर्निंग में जब नींद खुलती है तो वापस से वांगजी के मॉर्निंग सिकनेस की वजह से वो विंग के ऊपर चढ़ा हुआ था एंड देन उसे टच कर रहा था। विंग आईज ओपन करते ही कहता है, मास्टर। वांगजी कहता है, वांगजी बोला। विंग उसे देखकर कहता है, वांगजी ये क्या कर रहे हैं आप? इस पे वो उसके कान को बाइट करते हुए कहता है, वही जो तुम्हें समझ में आ रहा है, और ये करना मुझे पसंद है। हाँ मुझे पता है कि तुम्हें भी पसंद है। विंग तो बेचारा शर्मा ही गया था एंड देन कुछ नहीं बोलता है। फिर वापस से 2-3 राउंड कंप्लीट करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करे ही थे कि ऐसे ना डोर पे नॉक होता है। वांगजी कहता है, कौन? युवान कहता है, डैड मैं हूँ। वांगजी कहता है, हमें 10 मिनट दो, हम आ रहे हैं। फिर वो दोनों उठते हैं, फ्रेश होते हैं, अंदर बाहर आते हैं। युवान कहता है, डैड आपको पता है ना मैं आज से स्कूल ज्वाइन कर रहा हूँ, तो आपको नहीं लगता कि आपको सवेरे उठना चाहिए था? उन दोनों के बॉडी से एक्सचेंज फेरोमोन्स को आते हुए देखकर इवान समझ गया था एंड देन पटक से कहता है, तो मेरी बहन और भाई कब आ रहे हैं? इस पे विंग कहता है, हाँ। तो कहता है, डैड ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे 2 भाई बहन ला के देंगे। मॉम मुझे एक नहीं चाहिए, नहीं तो मैं दोबारा बोलूंगा आपको। बेचारा विंग का तो मुंह में हो रखा था सुबह सुबह। कहता, मैं नाश्ता बनाता हूँ। इतना बोलकर वो भाग जाता है किचन में। वांग जी स्माइल करने लगा था। युवान के बालों को खराब करते हुए कहता, हे चैम्प, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मम्मा को ऐसे एम्बैरेस फील नहीं करना चाहिए? युवान कहता है, हाँ आप तो बोलने से ना रहे, इसलिए मैंने कर दिया। क्या मैंने कोई गुनाह किया? इस पे वो कहते हैं, कुछ तो नहीं किया, अच्छा किया। इतना बोलकर और वापस से उसे लेकर किचन सेक्शन में आके बैठ गए थे। विंग फटक से उसके सामने में दूध, उसके सामने में मिल्क, सॉरी कॉफी रख देता है एंड देन वापस से किचन में चला जाता है नाश्ता बनाने के लिए। वो जब बना ही रहा होता है तो सोच रहा होता है, दो दो, दो दो, पहले भी तो दो था, सिर्फ ईवान को हम बचा पाए थे, हर एक बेबी। फिर वो फ्लैशबैक में याद करता है कि जब विंग के जो 2 बेबी हुए थे ना, तब एक बेबी मरा हुआ हुआ था और दूसरा बेबी वो था। विंग को पता चला था कि हॉस्पिटल में उसे ढूंढने के लिए कोई आया हुआ है, तो उसने कंपाउंडर को अपने कपड़े, क्योंकि हॉस्पिटल में जब एडमिट होता है तो कपड़े उतार दिए जाते हैं ना, ये हॉस्पिटल वाले ड्रेस वेयर करते हैं, तो वो ना उस कपड़े को ना उस कंपाउंडर को देते हुए कहता है, आप ये पहन लो, और ये बच्चा, और सनाया को बोलता है कुछ पैसे दे देने के लिए। तो सनाया उसे कुछ पैसे भी दे देती है और कहती है इसे जाकर दफना देने के लिए। वो कंपाउंडर मान गया था। उसके बाद सनाया, मतलब विंग का जस्ट बेबी हुआ ही था, उसे लेकर के अपने घर के लिए निकल जाती है, क्योंकि बेबी का सब कुछ हो जाने के बाद विंग को हीलर बनने के लिए भी जाना था। दैट्स वाई किसी को पता नहीं चलना चाहिए था कि विंग ने बेबी को जन्म दिया है, वॉटेवर जो भी हुआ है। इसलिए वो लोग हॉस्पिटल से निकलते हैं और जैसे ही वो कंपाउंडर थोड़ा देर बाद जब उस मरा हुआ बेबी को लेकर जाता है तो उसे कार से ना, मतलब जैसे होता नहीं हॉस्पिटल वाले वैन से ही ना टक्कर लग जाती है। अब जब टक्कर लग जाती है तो बच्चा और वो दोनों मर जाते हैं। तो वैन से जो टक्कर लगी थी तो उन लोगों ने सोचा कि ये मर गया है, हॉस्पिटल का केस ना बने,
इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि उसकी बॉडी को ले जा करके और ऐसे ही ग्रेवयार्ड के बगल वाले जंगल में ना दफना देते हैं। बच्चा और उसके शहीद का मतलब सब ऐसे ही सब दफना देते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसी चीजें सब होती रहती है ना, तो फिर मतलब बेफालतू का इशू बन जाता और वटेवर, इसलिए। तो वो तो मतलब बच्चे को दफनाने जा रहा था, पर किसी ने नहीं सोचा था कि उस कंपाउंडर का भी दिन खराब चल रहा है और वो भी मर जाएगा। तो स्टार्टिंग के सीन में हमें जो एक डेड बॉडी और एक बच्चा जो दिखाया गया था, ये डेड बॉडी और ये बच्चा वही थे। आई होप कि मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं और एक भी डाउट्स अब बचा हुआ नहीं है। तो विंग ने ये सब कुछ सोचते हुए अचानक से अपने फिंगर्स कट कर लेता है। वांग जी भाग कर आता है, कहता है क्या करते हो तुम? इसमें विंग उसे देखता और कहता है आई एम सो सॉरी। तो वांग जी को बिल्कुल समझ में नहीं आया एंड देन कहता है अरे फिंगर्स तुम्हारी कटी है, तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? इतना बोलकर कहता है युवान फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। फिर वो लाकर देता है और उसके फिंगर्स को ऐसे क्लीन कर रहा होता है। तो विंग वापस से कहता है वांग जी आई एम सो सॉरी। वांग जी से गले लगाते हुए कहता है इट्स ओके, छोड़ो मैं सर्वेंट्स को बोलता हूँ वो ब्रेकफास्ट बना देंगे। इतना बोलकर उसको पकड़ के बैठा हुआ था दोनों बेटा और वो। फिर थोड़ी देर में सर्वेंट्स ही जैसे तैसे नाश्ता बनाकर रख देते हैं या फिर वो तीनों खाते हैं। वांग जी रिंग के फोरहेड पे किस करते हुए कहता है आराम करो, अगर कुछ चाहिए तो बोलो। रिंग कहता है नहीं मुझे हॉस्पिटल जाना है, वैसे भी केस है तो मुझे जाना ही होगा। वांग जी कहता आर यू श्योर? रिंग कहता हाँ पर मैं लेट जाऊंगा। इतना बोलकर वो उसे लेकर चला जाता है। ईवान का स्कूल में दाखिला हो चुका था, ऑनलाइन ही करवाया था। फिर फेस टू फेस जाकर के वो मतलब हेड मास्टर से मिलता है, फिर ईवान को वहाँ छोड़ दिया जाता है एंड देन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आयजा भी आई हुई थी। तो जो वांगजी था ना वो निकल जाता है, तो उसके बाद उसके पापा आते हैं, फिर आयजा का आई मीन की केल्विन आता है, आयजा का एडमिशन करवाता है, फिर आयजा को वहाँ छोड़ के वो भी चला जाता है। तो युवान जिस क्लास में था उससे मतलब 2 क्लास नीचे आयजा थी। आयजा टिफिन में युवान को मिलती है एंड देन कहती है गगा हाँ फाइनली हम दोनों एक साथ फिर से पढ़ रहे हैं। तो युवान उसको देखता है एंड देन कहता है मैं पूरी लाइफ तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा बाबा। इतना बोल कर वो दोनों मुस्कुराते हैं एंड देन वापस से लंच खाने चले जाते हैं। अब इधर विंग हॉस्पिटल आ गया हुआ था एंड देन जो काम था वो करना स्टार्ट कर देता है। केल्विन रेस्टोरेंट चला गया हुआ था और सनाया आके अपना काम कर रही थी। लंच टाइम में जब विंग उसके पास आता है तो सनाया ऐसे मुस्कुरा रही होती है। तो विंग कहता क्या बात है? सनाया कहती है केल्विन ने कहा उसे एक बेबी देना चाहिए और ताकि उसकी फैमिली पूरी हो जाए। तो मैंने प्लान कर लिया सर। विंग मुस्कुराते हुए अपने टमी पे हाथ रखता और कहता है मैंने भी। तो वो दोनों कहता ओह माय गॉड वापस से हम पैंस बनने वाले हैं। इस पे विंग कहता है हाँ अब हमें बन ही जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारी लाइफ अच्छी है और नॉर्मल चल रही है और मैं नहीं चाहता कि फिर से कुछ ऐसा हो। बहुत कुछ झेल लिया है हमने पिछली बार, अब और कुछ भी नहीं। हम कभी भी चाइना वापस नहीं जाएंगे। तो उसने कहती हाँ हमें नहीं पता था कि हमारे पीछे इतने सारे साइको पड़ने वाले हैं। थैंक गॉड मैं अब तो लाइफ में कभी चाइना नहीं जाऊंगी। ये बोलकर दोनों हंस रहे होते हैं। वही हॉस्पिटल में जो जियांगचिंग था ना वो बेड पे पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके नर्वस सिस्टम और वो सारे तार वार ढीले हुए पड़े थे एंड देन हम कह सकते हैं कि उसकी बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। लेकिन जियांगचिंग अपने दिमाग में सोच रहा था जिस दिन मैं ठीक हो गया उस दिन मैं विंग तुम्हारी जिंदगी हेल बना दूंगा। सनाया और विंग दोनों मुस्कुरा रहे थे क्योंकि नया जीवन उसके भीतर जो पल रहा था। ऐसे करते हुए थोड़ा सा टाइम बीतता है और पूरे 2.5 मंथ बाद वांग जी ऐसे ही विंग के साथ हल्का सा इंटीमेसी सीन क्रिएट किया था। वो उसके इनसाइड में गया था पर ऊपर से ही खुद को और उसे सेटिस्फाइड करते हुए उसे अपने बाहों के ऐसे आगोश में समेटे हुए उस कमरे में अलाव जल रही थी, क्योंकि जर्मनी बहुत ही ठंडा था। पूरा ठंड का मौसम आ रखा था। कमरा हल्का रोशनी से डूबा हुआ था। खिड़की के बाहर जर्मनी की सुबह ठंडी हवा आ रही थी। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ से ढके हुए पहाड़ घर छत नजर आ रहे थे। वांग जी विंग के टमी पे हाथ फेरते हुए मुस्कुराया। भीतर से एक हल्की सी किक ने उसे एहसास दिलाया कि हाँ उसके अंदर एक नई जिंदगी है जो ढल रही है। वो धीरे से उसके कान में कहता है महसूस किया तुमने? हमारा बच्चा भी शायद अब अभी से हमारी बातें सुन रहा है। विंग विंग हंसते हुए कहता है हाँ, क्योंकि उसकी आंखों में नमी खुशी दोनों थी। इन 2.5 मंथ में वांग जी ने 1 सेकंड के लिए भी विंग को ऐसे छोड़ा नहीं था। जब काम होता तो वो क्रिस के साथ ऑफिस जाता वापस आता और विंग को केयर करता।
विंग खुद डॉक्टर था, उसे अपने बॉडी के मेनोपॉज के बारे में पता था, किस तरह से उसकी बॉडी और हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वो सभी चीज़ें। एक बार वो पहले ही माँ बन चुका है 2 बच्चों का, दैट्स वाई उसे सब पता था। वो खुशी के मारे कहते हैं, हाँ ये हमारे प्यार का सबसे खूबसूरत हिस्सा है वांग जी। इतना बोल वो वांग जी की तरफ मुड़ जाता है, उसके सीने में खुद को छुपाते हुए कहता है, क्योंकि इस वक्त मेरा अल्फा मेरे साथ है और कुछ नहीं चाहिए। अचानक से डोरबेल बज उठती है, तो वांग जी कहता है, इस वक्त कौन आया होगा, इतना सुनना हुआ ही था। तो विंग कहता है, चलो हम चल के देखते हैं। उसके बाद वो लोग उठते हैं, फ्रेश होते हैं और नीचे आता है वांग जी। बाहर केल्विन और सनाया, सनाया का भी टमी शो हो रहा था एंड देन वो थे। तो केल्विन कहता है, विंग सर कहाँ है? तो वांग जी कह देता है, आओ अंदर। उसे लेकर के अंदर बिठाता है सनाया को आराम से दोनों, एंड देन कहता है, ठीक है। उसके घर के बाहर बहुत सारे ऐसे ना माफिया हंटर्स वगैरह सब थे। तो वांग जी कहता है, क्या बात है केल्विन? केल्विन कहता है, हाँ, कोई बात नहीं है, बस मेरी वाइफ को थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो रहा है। उसने कहा कि उसे अकेले घर में नहीं रहना है, क्योंकि अब दोनों ने आधे आधे मंथ की छुट्टी ली हुई है, दैट्स वाई। तो उसका मन था कि पूरी की पूरी फैमिली एक साथ रहे हम। ये बोलकर वांग जी कहता है, ये तो अच्छी बात है, मैं भी सोच रहा था। तो वो कहता है, ठीक है, तब तक जब तक कि बेबी ना हो जाए, इतना बोल करके। और वो उसे बिठाए हुए था। विंग आता है धीरे धीरे ऊपर से उतर के, तो आते कहता है, स्नाया क्या हुआ? स्नाया उठती है तो केल्विन कहता है, मैं ना घर में अकेले रह के बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं यहाँ रहूं। और आजकल तो मुझे नई क्रेविंग हो रही है खाना बनाने की। हाँ, इस चक्कर में मैं कहीं उस बंगले को आग न लगा दूं। ये सुनना हुआ ही तो सारे हंस रहे होते हैं। केल्विन कहता है, आपको पता है सर, ये रोज ऐसे डिश बनाती जिसे खाने के बाद मैं ना एक दिन सच में ना मर जाऊंगा। तो स्नेहा कहती, केल्विन केल्विन कहता, अरे तुम खाना कम जहर ज्यादा बनाती हो यार, ऐसे खाना कौन बनाता है? हाँ, इस खाना को डेड एंड कर डालती हो तुम। फिर ना सब लोग हंसने लगे थे, फिर सब बैठ जाते हैं एंड देन वांग जी सबके लिए नाश्ता चाय का प्रबंध करने के लिए बोलता है। उसके बाद वांग जी कहता है, स्नाया देखो, इस घर में बहुत ही जल्दी बहुत सारे खुशियां एक साथ आने वाली है, और मैं नहीं चाहता कि किसी की भी नजर लगे, इसलिए यहीं पे रहो और हाँ, ख्याल रखो अपना। ये सुनकर सनाया थोड़ा सा शर्मा जाती है और वो कैल्विन का हाथ कस के पकड़ी हुई थी और उसने हाँ में मुंडे हिला दिया। तो कैल्विन उसके कान में कहती है, तुम ही तो मेरा घर हो, मेरी पूरी दुनिया, हमारा बच्चा हमारी कहानी का सबसे अच्छा चैप्टर होगा, है ना? सनाया हंसते हुए कहती है, हम्म। उसके बाद वी उसे देखकर कहता है, और हमारा भी। वांग जी कहता है, हाँ। फिर सब लोग साथ में खाना खाते हैं, हल्की हल्की हंसी और म्यूजिक से पूरा घर भरा हुआ था। युवान भी आयजा के साथ में बैठे हुए था, जहाँ पे वो आयजा को केयर कर रहा होता है, क्योंकि युवान आयजा से कुछ ज्यादा ही अटैच था। उसके बाद फिर दोनों बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे कि टॉयज, सब कुछ सेम सेम, टॉयज, पालना, कपड़े वगैरह, इस सब की शॉपिंग ना वो लोग घर बैठे बैठे करते, और दोनों के बिल और डेबिट कार्ड का सफाया करते जा रहे थे। अब वो लोग कमा भी इसी के लिए रहे थे भाई, इतना ये नहीं हो रहा था। तो वो लोग कर रहे थे और उनके अल्फा को लग रहा था सच में अब लगता है कि पैसे कमाने का कोई तो फायदा हो रहा है, मतलब जस्ट लाइक कुछ तो अच्छा हो रहा है भाई। घर में हमेशा ना बच्चे के लिए छोटे गिफ्ट्स, तो टैडी, जूते, रंगीन कंबल, ये सब कुछ ना आते रहता था। और जब भी ये दोनों घर आते, घर के एक कॉर्नर में तो कम से कम पार्सल तो दिख ही जाते थे इन लोगों को। सुना उसके पास आते हुए कहती है, तो आज फिर से तुमने सिर्फ और सिर्फ 3 लाख युवान ही खर्च किया है ना? तो कहता है, हाँ, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एंड देन फिर वांग जी विंग के पास आता है और उसे कहता है, हाँ तो तुम्हारा आज का शॉपिंग हो गया? विंग कहता है, फाइनली सब हो गया है, अब बस बेबी हनी का वेट है। इतना बोलते हुए वो उसे देख रहा था। उसके बाद वांग जी उसे देखता और कहता है, बेबी देखो, ये है तुम्हारा परिवार, ये यहाँ पे हमारा घर, और तुम्हारा पहला घर होने वाला है बेबी। ये बोलकर विंग के टमी पे किस करता है। सनाया भी लाइक, ओ माय गॉड सर। फिर वो कैल्विन को घूर के देखते कहती, तुम रोमांटिक नहीं हो सकते क्या? इस पर कैल्विन कहता है, रोमांटिक होने के लिए क्या है, मैं तो अभी कपड़े उतारो एंड देन शुरू हो जाओ। इस पर सनाया कहती, धत तेरी की, मैं रोमांस करने के लिए बोल रही हूँ, ना कि इंटीमेसी सीन क्रिएट करने के लिए, दोनों में फर्क होता है ना। तो कैल्विन उसके कानों को बाइट करते हुए कहता है, मुझे शर्म आती है ना, एक तो तुम्हारे सर है, ऊपर से वो भी हमसे बड़े हैं, तो ऐसे कैसे कर सकता हूँ? और कैल्विन यहाँ पे ना मतलब गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा इंसान, एंड देन वो साफ जॉ लाइन, उसके कान में 3-4 ईयर हुप्स लगे हुए हैं, एंड देन मतलब माफिया जो जैसे होते हैं ना, हाथों पे टैटू वगैरह टाइप से इंसान है। तो
देखो भाई, ऐसे बंदा शर्मा रहा है बस, क्या ही बोल सकते हैं। उसके बाद वो कहता है ठीक है कमरों में चलो बेबी, मैं बताता हूँ कि क्या होता है। इतना बोलकर उसे गोद में उठाकर ले जाने लगता है। तो विंग कहता है आज तो सुनाया कि खैर नहीं है, ये बोलकर वो मुस्कुराने लगा था। तो वो जो हमारा वांगजी था वो उसके माथे पे किस किया और कहा वो तो है, उनकी कहानी किसी अधूरेपन पर नहीं बल्कि एक नई शुरुआत पे खत्म हो रही है ना, और साथ में हमारी भी। विंग उसे देखता और कहता है हमारी कहानी किसी अधूरेपन पे नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के साथ खत्म हो रही है वांग जी। और इतना बोलते हुए उसे गले लग जाता है। बाहर बर्फ ना धीरे धीरे गिरने लगी थी। आयजा और युवान एक नोटबुक बना रहे थे, जिसे देखते ही आयजा कहती है क्या लिख रहे होगा आप। युवान कहता है अपनी मॉम एंड डैड की लव स्टोरी, मैं इसे प्रिंट कराकर और सेल करने वाला हूँ ऑनलाइन। ये सुनकर आयजा कहती है सच में, तो फिर तो मैं भी अपनी मम्मी और पापा की लव स्टोरी लिखने वाली हूँ। इतना सुनना हुआ ही था तो दोनों बच्चे ना खिलखिलाकर हंस देते हैं। एंड देन उस आग के सामने में एक वॉर्मनेस के साथ में बैठे हुए थे। उसके बाद 3 मंथ टोटली कंप्लीट होने के बाद दोनों को एडमिट कराया गया था। स्नेहा को बहुत पेन हो रहा था, लेबर पेन हो रहा था, बैक में पेन हो रहा था, विंग को ना हल्का हल्का डिस्चार्ज हो रहा था पानी का। तो दोनों को एडमिट कराया गया था। डॉक्टर दोनों को ट्रीट कर रहे थे उसी हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में ये दोनों काम कर रहे होते हैं। विंग जिसे ना डर लगने के बाद उसका नर्वस सिस्टम ना डाउन हो जाता था और उसे पैनिक अटैक आते थे और बॉडी टाइट हो जाती थी, जिसकी वजह से डॉक्टर उसे बोलते कि इनका अल्फा कहाँ है। तो वांग जिसके पास आता और कहता मैं हूँ। डॉक्टर फिर उसे पूरा सीन समझाते हैं। तो क्रिस कहता सर हम बाहर हैं। रेंडन भी उन लोगों के साथ में ही थी। रेंडन बहुत हद तक ठीक हो गई थी और वो उस घर की हम बोल सकते हैं कि चीफ हेड सिक्योरिटी में भी थी और साथ में युवान और आयजा का ख्याल रखती थी, ना कि वो घर के काम करती थी। ठीक है, तो वो बच्चे के लिए वो दोनों थी। तो वो दोनों बच्चे को रखी हुई थी। एंड देन कैल्विन भी अपने कुछ लोगों के साथ में वहां पे था, क्योंकि कैल्विन को आए दिन ऐसे किसी न किसी चीज से जूझना ही पड़ रहा था। सब कुछ एंड नहीं हुआ था तब तक जब तक कि जियांगचेंग ने उसकी माफियागिरी में जाके टांग नहीं अड़ाई थी तब तक। तो इसी वजह से थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में मतलब वहां पे 3 बच्चों की किलकारियां गूंजती है। डॉक्टर सबसे पहले तो स्नाया के बेबी को लेकर के आता है, जिसे देख करके कैल्विन इतना ज्यादा सैंटी हो गया था, क्योंकि भाई साहब स्नाया ने जो बेबी को जन्म दिया था ना वो बहू मतलब कैल्विन की तरह दिख रहा था। वही ग्रे कलर की आईज, ग्रे नहीं बोलते यार, मतलब वो होते हैं ना थोड़े से ब्राउन एंड वाइट कलर के, पता नहीं क्या ही बोलते उसको, हम लोग के यहाँ क्यूट बोला जाता है। तो उस कलर की आईज एंड देन गोरा चिट्टा बच्चा एकदम। तो उसे लेकर के वो सैंटी होते हुए कहता है क्रिस को ये देखिए सर, ये मेरा बेटा है सच में। तो क्रिस उसे संभालते हुए कहता है हाँ ये तुम्हारा बेटा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, देखो तो बिल्कुल डिट्टो, तुम इसके कार्बन कॉपी लग रहा है। नहीं ये तुम्हारा कार्बन कॉपी लग रहा है। तो वो दोनों हंस पड़ते हैं। वांग जी भी उसे देखते हुए कहता है कैल्विन सच में ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा लगता है। कैल्विन कहता है और मैं इसका नाम हिडेवन रखने वाला हूँ। इतना सुन करके बोल करके वो मुस्कुरा देता है और उसे गोद में लिए हुए था और आहिजा को देता है। आहिजा भी बहुत सैंटी हो गई थी अपने भाई को देखकर और वो युवान को दिखाते हुए कहती है देखो ये मेरा भाई है ना गगा। युवान भी कहता है हाँ हिडेवन, आज से इसका नाम हिडेवन होने वाला है। ये बोलकर वो दोनों बच्चे को देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद विंग का भी 2 बच्चा लेकर के बाहर आता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि वांगजी को सिर्फ पता था कि भाई वो 2 ही बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन उसे भी उम्मीद नहीं थी कि सच में 2 हो ही जाएंगे। तो जब आता है तो सब लोग हाँ करते हुए देखते कहते सर एक बार में 2-2। तो कहता क्या ही कर सकते हैं हम, लेंस होती ही ऐसे। इतना बोलकर दोनों बेबी को लेता है, देन देख रहा होता है जहाँ पे एक बेबी गर्ल थी और एक और बेबी बॉय था, जिसे देखते ही वो सेंटी होते हुए कहता है जिंदगी में पहली बार अगर मैं जिंदगी जिया हूं ना तो इन 3 मंथ में मैंने तुम्हारे साथ जो पल बिताया है बेबी वो जिया हूं मैं, मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हा इतने लंबे अरसे में। वेलकम टू माय वर्ल्ड बेबी। इतना बोल करके उसे देख रहा था। एक अल्फा बॉय था और एक ओमेगा गर्ल थी। युवान अपने दोनों बेबी को देखते हुए कहता ओ माय गॉड डैड, ये बेबी गर्ल तो बिल्कुल मेरी जैसी दिख रही है ना। तो उसके डैड कहते हैं वो तो तुमने सही कहा, बिल्कुल तुम्हारी जैसे दिख रही है। इतना बोलकर एक बच्चा क्रेस लेता है, रेनन के पास आते हुए कहता देखो रेनन जो कि पहले की तरह तो नहीं थी लेकिन थोड़ा सैंटी हो गई थी, थोड़ा सैड रहती थी, पर बेबी को देखने के बाद उसके चेहरे पे भी स्माइल थी। क्रेस ये स्माइल देखकर ही काफी खुश था, क्योंकि जिसे हम लाइक करते हैं पसंद करते हैं, अगर उसके चेहरे पे एक जेन्युइन हंसी भी दिखे ना हमें, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जहान की ना खुशियां हमें मिल गई है।
वो जो सुकून वाला पल होता है ना यार, मतलब बारिश का मौसम, एक एक रोमांटिक वाइब्स वाले सॉन्ग्स एंड वो सुकून, ये वही सुकून था क्रिस के फेस पे। उसे देखते हुए वो लोग बेबी के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते, फिर बेबी को वेंटिलेशन कर दिया जाता है। वांग जी विंग को देखने के लिए उसके वार्ड में आता है और सनाया के पास कैल्विन आयशा को लेकर चला जाता है। इधर रेंडेन, युवान और वांग जी थे, जहाँ पे विंग होश में आते ही कहता है मेरा बेबी। वांग जी उसे कहता है तुमने मुझे वो खुशियाँ दिया है विंग, जिसके लिए मैं क्या बोलूँ तुम्हें। तो विंग उसे कहता है क्या हुआ, कहता कुछ भी नहीं, थैंक यू सो मच विंग, क्योंकि वांग जी बहुत सेंटी हो गया था। और कहता है मैं तो पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटने वाला हूँ। इतना बोलकर किसी कहता क्रेस सबको पैसे दो, सबको, मतलब पैसे नहीं यार, मिठाई दो। इतना बोल करके वो कहता जी सर। फिर जो वांगजी क्रिस ये सब था वो रेनन के विंग के पास थोड़ा सा रुकते हैं, फिर वो लोग रेनन सॉरी सनाया सनाया से भी मिलने के लिए जाते हैं एंड देन वापस से फिर अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। 6 दिन बाद जब हॉस्पिटल से उन लोगों को 7 दिन बाद, ऐसे नॉर्मली तो ऑपरेशन होता है तो 15 दिन बाद होता है, लेकिन उन लोगों ने 7 दिन में डिस्चार्ज करवा लिया था, क्योंकि वो लोग खुद से घर पे एक्सरसाइज वगैरह करने वाले थे। तो जब घर आता है ना, तो घर आने के साथ ही कहता है वेलकम होम बेबी। स्नेहा भी इन लोगों के साथ इसी पैलेस में आ गई हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बेबी अकेले रहे, वो चाहती थी कि उसके साथ वो रहे, फिर वो लोग बाद में सेटल हो जाते, इसलिए। तो घर आते ही वो लोग बेबी को लेकर अपने अपने रूम में आते हैं, नहलाते धुलाते हैं, फिर नीचे हॉल में लाकर पालना में रखते हैं एंड देन उसे दोनों को देखते हुए कहते हैं तो चलो हम चाइनीज ट्रेडिशन के हिसाब से बेबी का नामकरण करने का रिचुअल खुद ही परफॉर्म करने वाले हैं। पिंक कहता है सही कहा। फिर वो क्रिस को और वांगजी को बोल करके, कैल्विन को भी बोल करके सारा सामान ऐसे व्यवस्था करवाते हैं। शाम का टाइम था और सब लोग अच्छे से रेडी हो गए थे। तीनों बच्चे ना तीनों पालना में लेटा हुआ था। उसके सामने बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि लेटर एनवेलप, कुछ ज्वेलरी, जेट पेंडेंट, जेट अंगूठी और ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, चावल थोड़े से टच करने के लिए। फिर सब ना मतलब एक बच्चा वांगजी लिया हुआ था, एक बच्चा विंग लिया हुआ था और एक बच्चा सनाया और कैल्विन लिए हुए थे। फिर धीरे धीरे तीनों ना उस बच्चे को टच कराते हुए पालने में रखते हैं एंड देन फिर वो तीनों अपने अपने मन में सोचते हुए उन लोगों का नाम रख देते हैं। तो कैल्विन ने तो पहले ही बोल दिया था कि वो अपने बेटे का नाम रेवन रखेगा, और वांगजी और विंग दोनों सोचते हैं कि एक बेबी का नाम निंगजी होगा, दूसरे बेबी का नाम ईवा होगा। उसके बाद हिवान ईवा को गोद में ले लेता और कहता है मेरी बहन, आज जब मुंह बनाते हुए कहती है और मैं नहीं हूँ। तो हिवान उसे कहता है तुम तो फेवरेट वाली हो, पर ये उससे भी फेवरेट है ना। और इतना बोल करके और वो उसे देख रही होती है। फिर उसके बाद सारे लोग खाने के लिए बैठ गए हुए थे, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही बोला हुआ था सब कुछ करने के लिए। सब लोग बेबी को देख रहे होते हैं, जहाँ पे विंग दोनों बेबी को फीड करा करके रख देता है और सनाया भी साथ में। फिर खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में आ गए थे। रेनैन अपने रूम में थी, क्रिस अपने रूम में था, युवान अपने रूम में थी, आयशा अपने रूम में थे। अंगजी दोनों बेबी को गोद में लेकर आकर बैठा हुआ था, मुस्कुरा रहा था। तो विंग कहता है क्या हुआ। अंगजी कहता है हाँ, कुछ नहीं, मैं बस खुश हूँ क्योंकि मैं ये सब कुछ डिजर्व करता हूँ ना। इस पे विंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता क्या मतलब। जी कहता है यही फादर बनना, बिकॉज आई एम बेबी फादर टू ना विंग। तो ये सुन करके विंग थोड़ा सेंटी होते हुए उसे गले लगा लेता और कहता है आई एम सो सॉरी। तो वो कहता है मैं समझ सकता हूँ, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ इससे बुरा और दुखद कुछ भी नहीं हो सकता। मैं भी पैसे और पावर और ग्रीड में अंधा हो गया था, तुम्हें पाने के लालच में खुद को भूल गया था। इंसानियत बड़ी चीज होती है, और अगर किसी को हासिल करना है तो प्यार से करना होता है, उसे रिस्पेक्ट देनी होती है, उसके दिल को जीतना होता है, ना कि हासिल करना। हासिल कर लेने के बाद भी वो चीज़ हमारी हो जाए कोई गारंटी नहीं होती है। ये बोल करके वो विंग के गालों को सहला रहा था। विंग उसकी बाहों में खुद को समेटते हुए कहता है मुझे पता है कि आप बेबी के फादर हो, मेरे अल्फा हो, और मैं चाहती हूँ कि ये अल्फा मुझे आज रात को फिर से प्यार करे, इतना प्यार करे कि मैं उस दर्द में भी खुद को महसूस करूं। कांग जी विंग को देता है बेबी को, आंदन कहता है फिर इसे फीड करो। फिर वो उसके बैक में आ जाता है। एक बेबी सो रही थी, वांग जी बैक की तरफ से विंग को बॉडी को, उसके पूरे बॉडी पार्ट को टच कर रहा था, और वहीं दूसरी तरफ विंग बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहा था। वांग जी जितना उसे टच कर रहा था विंग उस ख्याल में खोता जा रहा था खुद को। ऐसे करते हुए जब तक दोनों बेबी दूध नहीं पी रहे थे तब तक वांग जी ने विंग के पूरे बॉडी को टच कर डाला था। दोनों बेबी को सुला देने के बाद एक बेबी विंग लिया हुआ था, एक बेबी वांग जी, दोनों को फोरहेड पे दोनों किस करके पालने में डालते हैं, देन बेड पे आ जाते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग के ऊपर लेटा हुआ था। कहता है थैंक यू सो मच मुझे ये गिफ्ट देने के लिए विंग। इतना बोलकर उसके किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग उसे कहता है
थैंक यू सो मच वापस से मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी बंजर बेजार ज़िंदगी को रंगीन करने के लिए, उस शौक उस ट्रॉमा से मुझे बाहर निकालने के लिए। तंग जो से कहता है सिर्फ तुम्हें ही नहीं हुआ था, मैं भी था टूटा हुआ, बिखरा हुआ, खुद में उलझा हुआ। मुझे संभालने और मुझे बेबी देने के लिए थैंक यू सो मच विंग। इतना बोल करके वो दोनों एक दूसरे को हक करके सोए हुए थे। तो इसी के साथ ये फैन फिक्शन खूबसूरत सा यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नए फैन फिक्शन के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।